हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मिश्रा एजुकेशन में स्वागत है, जहां पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीजीएससी लेक्चर फिजिक्स के लिए। आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो हमेशा से हम लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता आ रहा है और टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो थोड़ी सी बात पहले हम टॉर्क की करेंगे, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एंगुलर मोमेंटम की तरफ भी ले चलेंगे। अब मान के चलिए कि इससे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं और इसके क्वेश्चन एज यूजुअल आप इससे फेस से गुजर चुके हैं कि कितने कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अगर हमने जरा सा भी कॉन्सेप्ट में मिसिंग किया तो ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए मेंबर हैं, और प्लीज शेयर कर दीजिए अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं मोमेंट पहले टॉर्क से। थोड़ी बात टॉर्क की करेंगे, जैसा मैंने बोला। जिसे हिंदी में बल आघूर्ण बोलते हैं। देखते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना चाह रहे हैं, मान लीजिए ये चौक यहाँ पर क्या है, एक एंड पे फिक्स्ड है और इससे मैं यहाँ से रोटेट कराना चाहता हूँ। तो मैं अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे मैंने एक बार फोर्स लगाया, एक बार यहाँ फोर्स लगाया, एक बार यहाँ पे, तो मुझे रोटेट कराने के लिए अलग अलग फोर्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस भी मायने रखती है। दैट मीन्स हम जहाँ से ये फिक्स्ड है, दैट मीन्स जहाँ से ये फिक्स्ड है, यहाँ से ये फिक्स्ड है, इससे कितनी दूरी पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो रोटेशन के लिए जो आवश्यकता है फिजिकल क्वांटिटी का, वो क्या हो रहा है, न केवल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, या इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि आप ऑब्जेक्ट को उसके पिवोटेड पार्ट्स से या उसके फिक्स्ड पार्ट्स से कितनी दूरी पर फोर्स लगा रहे हो। तो टॉर्क आपने पढ़ा होगा, मैं डेफिनेशन की तरफ नहीं जा रहा हूं। टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये होता है आर क्रॉस एफ, है ना। आर क्या है, आपका पोजीशन वेक्टर होता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, ये एफ फोर्स लगा रहे हैं, ये एफ फोर्स लगा रहे हैं। तो इस पे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका, ये आर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस समथिंग मान लीजिए ये बी है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, या हम ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए ये इसको थीटा ले लें या इसको थीटा ले लें, तो ये आर साइन थीटा हो जाएगा। तो हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ आर साइन थीटा। इसका ये दूसरा फॉर्म हो गया। तो ये मैं बस इतने ही हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा बल आघूर्ण यानी टॉर्क की बात की। जो हमारा मेन टॉपिक है, जिस पे आज हमारा फोकस है, वो है हमारा टॉर्क। उसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अच्छा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की बात हो जाती है यहाँ पर। तो पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज में अगर हम टॉर्क लगाते हैं, यानी टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसे हम एंटी पॉजिटिव मानते हैं। और वहीं अगर क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, कहें कि क्लॉकवाइज अगर टॉर्क काम कर रहा है, तो उसे हम नेगेटिव। यही आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत जरूरी था, बाकी चीजें आप फैमिलियर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये न्यूटन मीटर इसका यूनिट होगा और डायमेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हम आज पहुंचना चाहते हैं जिस टॉपिक पर, वो बहुत जरूरी है और वो हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। या हिंदी में कहें तो जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे समझेंगे, अगर हम क्या करते हैं, एक जैसे हम बात करें अगर डायनामिक्स में, जब हम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं या इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, खासकर न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है। और ये कब तक रहता है, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना काम करे। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने फिर बाद में बोला कि यही प्रॉपर्टी इनर्शिया से आती है, कि यानी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में क्यों रहना चाहता है, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में क्यों रहना चाहता है। उसको हम लोगों ने इनर्शिया यानी जड़त्व का नाम दिया।
इसी तरीके से रोटेशन में यानी घूम जहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, वहाँ पर मोमेंट इनर्शिया न होके मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहती है। अगर आप देखें साइकिल को आप चला के छोड़ दीजिए तब भी साइकिल कुछ दूरी तक जाती है, क्योंकि उसके व्हील्स क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं, वो रोटेशनल मोशन में रहते हैं, और अकॉर्डिंग टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण के कारण वो क्या करेंगे, रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते रहेंगे। अब एयर रेजिस्टेंस यानी हवा का जो वहाँ है प्रभाव, और दूसरा व्हील्स यानी चक्के और सड़क के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो उस मोशन को क्या करेगा, टाइम बाय टाइम डिक्रीज करेगा और मोशन एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि रोटेशन में जो मोमेंट इनर्शिया ऑफर करता है कोई ऑब्जेक्ट, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा एक ऑब्जेक्ट है, वो इस एक्सिस, ये एक्सिस यहाँ बड़ा ध्यान देने की जरूरत है, इस एक्सिस से r दूरी पर है और ये m इसका मास है, ठीक है। तो ये जितना मास है और ये दूरी, अगर दोनों का हम क्या कर दें, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दें, I इज इक्वल टू mr², तो ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू हो जाएगी मास इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी यहाँ पर हमें इस बात का एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी जिस अक्ष के थ्रू ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उस एक्सिस का हमें बहुत ख्याल करना पड़ेगा जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डील कर रहे होंगे। तो I इज इक्वल टू mr², इसका बेसिक पहला जो फॉर्मूला है वो ये है। उसके आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए इसी तरीके से यहाँ पर ढेर सारे मासेस दिए हों, एक ऑब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ये 2, 3, 4 इस तरीके से मासेस हैं, तो इनकी डिस्टेंस मान लीजिए r1 है, इसकी डिस्टेंस r2 है, इसकी डिस्टेंस r3 है। इस तरीके से हम डिस्टेंसेस निकाल के और इंडिविजुअल मासेस जान के इस फॉर्म में, इस फॉर्मूले का यूज करके क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का निकाल सकते हैं। तो कैसे, जैसे हम इसका निकालने गए तो m1 r1 का स्क्वायर, इसका निकालने गए m2 r2 स्क्वायर, इसका निकालने गए तो m3 r3 स्क्वायर। अब इसका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, सो ऑन, जितने भी आपके पार्टिकल होंगे, सपोज कर लीजिए n है तो rn का स्क्वायर, ठीक है। या इसे हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, I स्टार्ट फ्रॉम 1 गोज टू n mi ri का स्क्वायर, ये भी आपका फॉर्मूला हो सकता है। अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट आप देख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर क्या होगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, और डायमेंशन हो जाएगा ml2, है ना, क्योंकि मास आपका m से रिप्रेजेंट किया जाएगा और डिस्टेंस को हम लोग l मानते हैं, तो L2 हो जाएगा। अब इसकी क्या कहते हैं कि डायमेंशन निकाल लिया हम लोगों ने। ये कैसी क्वांटिटी है, ये आपकी न तो स्केलर है न तो वेक्टर है, ये हमारी टेंसर क्वांटिटी है। ये सारी पॉइंट्स आप नोट करते चलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारी टेंसर क्वांटिटी है, इसमें क्या है, न तो ये स्केलर है न तो वेक्टर है, इस वजह से इसको टेंसर क्वांटिटी का नाम दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन बातों पे डिपेंड करती है। मोमेंट शॉर्ट फॉर्म में MI बोलते हैं। MI डिपेंड्स ऑन, पहला फैक्टर है जो इस पे ये डिपेंड करती है, मास ऑफ द बॉडी, ऑब्वियस है, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करती है। दूसरा मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है। अभी हम इस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इसी वीडियो में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मास किस तरीके से वितरित है। किसी सिस्टम के मास जितने ज़्यादा दूर दूर रहेंगे वो उतने ही क्या होंगे, ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करेंगे, ऑफर करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा जो साइकिल का व्हील होता है वो डिस्क नुमा क्यों नहीं होते, यानी उसमें मटेरियल्स हर जगह अवेलेबल क्यों नहीं होते, बजाय ये कि हम उसमें क्या करते हैं, मासेस को लॉन्ग दूरी पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये ठीक है। तो इस शेप का क्यों होता है, रिंग शेप का क्यों होता है, डिस्क शेप का क्यों नहीं होता। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफर वहाँ पे ज़्यादा होती है जहाँ पे आपकी क्या हो, मास डिस्ट्रीब्यूशन दूर दूर पर हो। तो दूसरा मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। ओके, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। तीसरा पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन,
एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी जिसके अलोंग क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, इसकी बड़ी मायने है यहाँ पे। आप अभी पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत कुछ डिसाइड करता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। दैट इज वाई यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन बहुत ही क्या होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पर है। दैट इज वाई वी विल कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजली। पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये आपकी क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है जिस पे डिपेंड करती है। जो लास्ट पॉइंट है वो शेप साइज पर भी डिपेंड करती है। शेप साइज एंड डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इन बातों पर डिपेंड करती है। अच्छा, तो डिपेंड किस बातों पे नहीं करती, इसको आप नोट कर लीजिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन बातों पे डिपेंड नहीं करती, जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज होती हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, इन सब बातों पे इसका कोई डिपेंडेंस नहीं होता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी किसी एक्सटर्नल कॉज पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी, इन सब मतलब कोणीय वेग, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कोणीय त्वरण, तीसरा हमारा टॉर्क है, और चौथा एंगुलर मोमेंटम। इन सब बातों पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएंगे। एंगुलर मोमेंटम इन सब बातों पे डिपेंड नहीं करता। अब ये से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, जैसे आप कह रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट क्या करना है, अगर बात करें लीनियर मोशन में, एक ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहना चाहता है, एक ऑब्जेक्ट अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहता है। उसको इस बात पे फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना फोर्स लगाता है, हाँ उस फोर्स के कारण उसके वेग या उसके मोशन में प्रभाव पड़ता है, बट उसकी इनर्शिया नहीं बदलती। इनर्शिया आप स्टेट ऑफ रेस्ट के जो रहेगी वो हमेशा बॉडी की उतनी ही रहेगी, अगर बॉडी अपने शेप में प्रॉपर बनी है तो। आधा तोड़ दिए या किसी और शेप में कर दिए तो मुझे इनर्शिया बदल जाए किसी ऑब्जेक्ट की, लेकिन अगर बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में कंटिन्यूअसली देख रहे हो तो आप स्टेट ऑफ रेस्ट की जब भी चर्चा करोगे उसकी नहीं वैल्यू नहीं बदलेगी। वैसे ही यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अगर बॉडी क्या है, सेम शेप का है तो कभी भी नहीं बदलेगी। स्टेट ऑफ रेस्ट की उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगी वही रहेगी, स्टेट ऑफ मोशन की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगी वो वही रहेगी जब भी आप बात करोगे। यानी टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाने घटाने से इसकी वैल्यू नहीं बदलने वाली है। ऑब्वियसली आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, मास ऑफ द बॉडी तभी बदलेगा जब आप उसका शेप एंड साइज चेंज करेंगे और एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करेंगे तभी आर चेंज होगा। तो इसकी बात तो हम लोग कर चुके हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, तो बट एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि एंगुलर मोमेंटम या टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, तो आई थिंक आपको मेरी बात ये समझ में आई कि ये किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। मैं थोड़ा स्पीड इसलिए मेंटेन कर रहा हूँ कि अब समय कम बचा है, थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखा जाए क्योंकि हमें और भी सिलेबस को कवर करना है। चलिए एक और इसमें आता है टॉपिक, रेडियस ऑफ जायरेशन। जिसे हिंदी में घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। ये क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ये m1 मास है, एक बॉडी है जिसमें इस तरीके से मासेस डिस्ट्रीब्यूट है। m2 मास है, m3 मास है और m4 मास है, जिनकी दूरियां m1 के करस्पॉन्डिंग r1, m2 की करस्पॉन्डिंग r2, m1 के करस्पॉन्डिंग r1 और m2 की करस्पॉन्डिंग r2, m3 की r3 इस तरीके से हैं। तो अगर हम इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर सो ऑन mn rn का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है? रेडियस ऑफ जायरेशन ये कहता है कि अगर इसका आप इक्विवेलेंट सिस्टम ले लो, यानी जो मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो एक आप कंसंट्रेटेड मास ले लो। जैसे मैंने ये क्या किया
ये ले लिया, मान लीजिए ये कैपिटल M है, तो कैपिटल M क्या है भाई साहब, ये M1 M2 M3 के सबके सम के क्या है, इक्वल, यानी इसका इक्वल मास है। और उसको हमने क्या किया, ऐसी दूरी पर सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक ऐसी दूरी पर रखा कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों सेम हो जाए। तब जो इसकी रेडियस होगी, जो ये आप के वैल्यू देख रहे हो, यही क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। फिर से सुनिए कि एक हमारे पास सिस्टम है जिसमें M1 M2 M3 मासेज हैं, उनकी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ली। अब हम इस M1 M2 M3 को एक साथ ले रहे हैं, इक्वल मास के, सब हमने छोटा भले बनाया, वो ऐसे ही बना दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका मैंने इक्विवेलेंट मास M ले लिया और उसको मैंने एक सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन से, सेम अक्ष से इतनी दूरी पर रखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले की केस में और अब की केस में सेम है। तब आपकी जो ये k होगी, ये k क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगी। दैट मीन्स mk² या यहां पर सिग्मा mi/ri², दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो अब आप इसको I भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यही कहा ना कि दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डेफिनेशन आपको नोट्स में, बुक में मिल जाएगी, इसलिए आप उसके लिए परेशान ना हो, बस आप सेंस समझते चलिए और काम करते चलिए, ठीक है। तो K कितना आ जाएगा हमारा, I/M, ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन। इसकी कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, मतलब इसका कोई बहुत ज्यादा, इसका मीनिंग तब है जब एक्सिस ऑफ रोटेशन है। विदाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन पहली बात हम ये निकाल ही नहीं पाते कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है और इसके इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें आप यहाँ पे नोट करेंगे। अब नेक्स्ट हमें जो देखना है कि रेडियस ऑफ जायरेशन किस बात पर डिपेंड करता है, तो लिख लीजिए यहीं पर कि डिपेंड्स, यहाँ पर डिपेंड्स लिख लीजिए, यहाँ पे नॉट डिपेंड्स लिख लीजिए। यहाँ K डिपेंड्स ऑन, K डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो K पहली बात किस पे डिपेंड करती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, घूर्णन अक्ष पे। दूसरे किस बात पर डिपेंड करती है, दूसरी बात करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ये दो बातों पर डिपेंड करती है। किस बात पर डिपेंड नहीं करती, मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड नहीं करती। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी डिपेंड करती, लेकिन मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड नहीं करती। एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर क्या है इसमें जिसपे वो डिपेंड नहीं करती, एंगुलर क्वांटिटीज। वही जैसे मैंने बताया कि आपकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क एटसेट्रा, एंगुलर क्वांटिटीज मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। तो इन बातों पर डिपेंड नहीं करती हमारी रेडियस ऑफ जायरेशन, ओके। किसी बॉडी की रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे कैसे चेंज हो सकता है, अगर मैं उसको इस बात पे डिपेंड, मतलब इस चर्चा का मतलब विषय है वो ये कि हम उसको तोड़ दें तो रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे चेंज होगा। तो रेडियस ऑफ जायरेशन तब चेंज होगा जब बॉडी को आप अनसिमेट्रिकली, बिना ढंग के तोड़ दे। अगर आप सिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट को तोड़ रहे हैं या जोड़ रहे हैं तो आपका रेडियस ऑफ जायरेशन नहीं बदलता। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या किया, ये हमारे पास एक डिस्क थी, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I थी, मैंने एक डिस्क और इसी पे सेम टाइप का ऐसे रख दिया, तब भी इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगी लेकिन इसका K नहीं बदलेगा, यानी रेडियस ऑफ जायरेशन नहीं बदलेगा। तो आप इसको लिखिएगा K डज नॉट चेंज व्हेन द बॉडी इज ब्रेक्ड आर एडेड इन सिमेट्रिकल फॉर्म। मतलब बॉडी को सिमेट्रिकली फॉर्म में ऐड किया जाए या सिमेट्रिकली फॉर्म में तोड़ा जाए, तब कभी भी आपका K चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा, जब अनसिमेट्रिकली, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया, अब ये इस तरीके से हो गया, तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलिए अब हमारा जो टॉपिक शुरू है उसी से क्वेश्चंस आते हैं और उसी को हमें अच्छे से समझना है, और वो क्या है, थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए पहले थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो होती हैं। पहला आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है जिसे हम लंब अक्षों का प्रमेय कहते हैं, दूसरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पहले हम इसकी बात करते हैं।
तो मैं स्टेटमेंट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं मतलब आपको सीधा यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म बता रहा हूँ। आप अपने बुक्स में, आपके पास कोई ना कोई बुक जरूर होगी, वहाँ से आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो इसमें कैसे डील करते हैं जरा देखिए कि मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, और हमारे पास इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मान लीजिए जेड एक्सिस है और ये एक्स और वाई एक्सिस है। तो अगर इस बॉडी का हमें एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो इसके परपेंडिकुलर, यानी हमने क्या किया, एक्स और वाई आपस में परपेंडिकुलर थे, तो यहां पर इनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। एक हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालना है वो तीसरा एक्सिस है जो एक्स वाई के परपेंडिकुलर है, दैट मींस जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, दैट मींस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, लंब अक्षों के प्रमेय से ये क्या हो जाएगा, आई जेड जो हो जाएगा वो आई एक्स प्लस आई वाई के इक्वल होगा। दैट मींस इस बॉडी के एक्स एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों ऐड कर दें तो हमें परपेंडिकुलर एक्सिस, दैट मींस जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग जाएगा। यही क्या है आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। और इसका मेनली जो यूज होता है, इट यूज इन मेनली टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट जो टू डायमेंशन है, रिंग है, स्क्वायर हो गया, ऐसे ऑब्जेक्ट्स में इसका मेनली यूज किया जाता है। 99% आप देखेंगे तो ऐसी जगहों पे ही यूज किया जाता है। चलते हैं दूसरे थ्योरम की तरफ। समय बचाने के लिए मैं, टाइम आपका बचेगा इसलिए रोक के करता हूं। तो चलिए ऐसा अब आते हैं समांतर यानी आपके पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे। तो ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उसकी जो एक्सिस है वो ये है, जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास होती है वो ये है। सेंटर ऑफ मास का वीडियो हम बना चुके हैं, आप इसे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, आपके प्लेस लिस्ट में जो पीजीटी फिजिक्स का मेरे चैनल में है, आप वहां से देख सकते हैं। खैर, ये आपका क्या है, ये आपका सेंटर ऑफ मास है और इससे पास होने वाली एक्सिस को हमने सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस दे दिया। अब बॉडी मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमें इससे नहीं मतलब, हम किसी इस एक्सिस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं। बात क्या है कि हम बॉडी को अलग अलग शेप में रोटेट कर सकते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा और आप देखेंगे कि आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भ्रम है वो क्लियर हो जाएगा। सब A to Z सारे क्वेश्चन आपके इसी से हो जाने वाले हैं, जो मैं आज एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा। तो ठीक है, हमें क्या करना है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो सेंटर ऑफ मास से पैरेलल है। या यूं कहें कि अगर एक बॉडी को आप एक एक्सिस दे दिया गया कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, तो आप क्या करिए, आप एक पैरेलल लाइन खींच लीजिए जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो। दैट मींस इस एक्सिस के पैरेलल और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के से पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हैं इस एक्सिस के अबाउट। वो कैसे, आप जान लीजिए कि इसकी दूरी क्या है, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो कैसे भाई, पहले तो आपकी जो इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि सेंटर ऑफ मास की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो लिख लीजिए, यानी बॉडी आप जो जान रहे हो और वो आपने सेंटर ऑफ मास से एक्सिस खींची है, उस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लीजिए। फिर बॉडी की टोटल मास और एक्सिस जो आप निकाल रहे हो, जिसके अबाउट आपकी कैलकुलेशन है, उसके डिस्टेंस का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा। ये आपके किसी भी शेप, किसी भी बॉडी के लिए, सब के लिए एप्लीकेबल है। मोस्टली हम लोग सारे क्वेश्चन इसी एक्सिस के अबाउट करते हैं। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आपको पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस रिवीजन हो गया। अब बात ये आती है कि ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, कोई भी थ्योरम, कोई भी चीज़ों को आसान करने के लिए लगाई जाती हैं कि हाँ, हम इस थ्योरम, हम बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत टफ पड़ेगा। जब हम थ्योरम्स का सहारा लेते हैं, इन दो थ्योरम्स का, तो कैलकुलेशन से डायरेक्ट बच जाते हैं। दैट मीन्स अगर हमें जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दिया भाई कि दोनों को ऐड कर देंगे, तीसरा एक्सिस आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें ये वैल्यूज पता है, तो हम बजाय इस एक्सिस के अबाउट छोटे छोटे पार्ट का कैलकुलेशन करें, फिर इंटीग्रेशन करें, उससे बच के डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। तो पैरेलल
पैरेलल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कोई बोझ नहीं है, लोगों को तकलीफ होती है अरे ये कहाँ से आ गया। ये एक तरीके से आसानी है जिससे हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत अच्छे कैलकुलेट, बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाते हैं। चलिए अब मैं एक थोड़ा एग्जांपल पे बढ़ूंगा और आपको करके दिखाता हूं कि किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं रिंग की और अलग अलग एक्सिस लेंगे, रिंग के ही केस में हम अलग अलग एक्सिस लेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। चलिए निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। इसमें हम सारी केसेस आपको करके दिखाएंगे जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो मान लीजिए हमारे पास ये रिंग है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और हमें इस जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब हमें कोई आइडिया नहीं, हमारे पास एकदम शुरुआत है, तो हम क्या करें, अपना बेसिक मेथड यूज़ करें। दैट मीन्स हम एक छोटा सा क्या करें, यहाँ पे एलिमेंट ले लें जिसका मास dm सपोज कर लें, रेडियस r एज यूजुअल, क्योंकि रिंग पे एक ही क्या है आपकी पॉइंट है और ये जो हमारी एक्सिस पास हो रही है वो कहाँ से, वो उसके सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, तो इस छोटे से पोर्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी भाई, डी आई आपका mr स्क्वायर होता है ना। तो अगर आपने छोटा मास लिया तो छोटे पोर्शन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई लिखेंगे, dm r स्क्वायर। अब आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन में देखिए आर स्क्वायर तो पार्ट लेगा नहीं, जब आप इसे डी आई इंटीग्रेट करेंगे तो आर स्क्वायर डी एम आएगा और ये आपकी आई हम सपोज कर ले रहे हैं, आर स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और डीएम का इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा, टोटल मास मिल जाएगा। तो ये आ गई एम आर स्क्वायर। यानी अगर हमारे पास कोई एक परपेंडिकुलर एक्सिस है, रिंग की परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गई, एम आर स्क्वायर। ये आपका हो गया क्या, जब एक्सिस परपेंडिकुलर हो, पहला परपेंडिकुलर एक्सिस। तो अभी हमारे पास एक कम से कम एक वैल्यू आई, अभी तक हमारे पास कुछ नहीं था रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, इस वजह से हमने एक बेसिक मेथड यूज किया जिसमें हमने इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया। लेकिन अब हम क्या कर सकेंगे, आगे हम अपने थ्योरम्स का इस्तेमाल करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकेंगे, जिसमें हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है। तो आई एक्स मतलब आई जेड के अबाउट हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है किसी रिंग के लिए आर रेडियस के। अब दूसरा हम लोग चलते हैं अबाउट डायामीटर। तो देखिए अब हमारे पास जैसे ये ही रिंग है और इसके लिए हमें z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अब हमें x एक्सिस और y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो हम क्या कर ले, हम जानते हैं कि हमारे पास एक थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। चूंकि x एक्सिस और y एक्सिस रिंग है तो रिंग में सिमेट्रिकली होगा, दैट मींस x एक्सिस और y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो अगर हम परपेंडिकुलर थ्योरम, याद रखिएगा यहाँ परपेंडिकुलर थ्योरम लिखें तो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू कितना होने वाला है, आई जेड। और यहाँ पे आई एक्स या आई वाई जो है वो डायमीटर है, तो दैट इज वाई हम यहाँ पे आई डी लिख दे रहे हैं, दैट मीन्स आई डायमीटर। और आई जेड हमारे पास है कितना, एम आर स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 2id दैट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, या डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी वो आ जाएगी हाफ एम आर स्क्वायर। चाहे x एक्सिस की अबाउट बात करें चाहे y एक्सिस के अबाउट बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी हाफ एम आर स्क्वायर आने वाली है। तो आप इसे देखिए यहाँ से ऐड कर देंगे तो फिर से आपकी एम आर स्क्वायर हो जाएगी, यानी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपका यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये हो गया। अब कोई नया केस लेते हैं, मान लीजिए कोई मैं और केस लेता हूँ। एक मैं टेंजेंशियल एक्सिस ले लेता हूं, टेंजेंशियल एक्सिस पैरेलल टू डायमीटर। पहले डायमीटर के पैरेलल कर लेते हैं, फिर उसके बाद तो इसको जरा हमें इमेजिन करना पड़ेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो हमारे पास एक रिंग है, ये मैं थोड़ा इस तरीके से बना रहा हूं, ये इसकी डायमीटर्स हैं। तो ये डायमीटर के, मान लीजिए कोई भी डायमीटर, हमें ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी के लिए करेंगे सेम आनेगा। तो मैंने ये डायमीटर ले लिया, इस डायमीटर के पैरेलल और टेंजेंशियल
तो पहली बात तो ये पैरेलल हो गया, और दूसरा टेंजेंशियल एक्सिस हो गया। टेंजेंशियल एक्सिस यानी इस एक्सिस टी एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाना है। यानी अब इसको देखिए कैसे हम लोग समझेंगे कि अब हमारी जो मान लीजिए हमारे पास एक टूल है जो रिंग नुमा नहीं है, रिंग शेप नहीं है, लेकिन सपोज कर लीजिए रिंग है। अब मैं कोई इस तरीके से क्या कर रहा हूँ, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन मैं इस तरीके से इसको घुमा रहा हूँ। जैसे घर में पंखे होते थे, गर्मी के दिनों में चलाए जाते थे, हम ऐसे ऐसे चलाते थे। तो अब समझिए कि इसी तरीके से मैं रिंग को घुमा रहा हूँ और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी। अब मेरी बात समझ में आ रही है कि आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन का महत्व क्या है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर देखिए ऐसे है, ये टेंजेंशियल है और पैरेलल टू द एक्सिस के एक्सिस डायमीटर, जो डायमीटर है उससे पास होने वाले एक्सिस जो डायमीटर से पास हो रहा है उसके परपेंडिकुलर। टेंजेंशियल ये भी हो सकता है, हम इसके लिए भी करेंगे, लेकिन ये क्या है, डायमीटर के पैरेलल नहीं है। फिलहाल इसकी बात किया जाए तो करते हैं पहले। तो अब आप देखिए हमें इस रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, डायमीटर के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अब हमें ये एक्सिस दे दिया गया, तो अब हम क्या करें, इस डायमीटर इस एक्सिस के पैरेलल हमारे पास डायमीटर है और डायमीटर के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और टोटल मास अभी हम लोगों ने सपोज किया था m, और डायमीटर आपकी सेंटर से पास होती है और सेंटर से टेंजेंट की दूरी क्या होगी, रेडियस ही होगी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होगी, ICM दैट मीन सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इन मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ क्या है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो एक्सिस है वो डायमीटर है, और डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हम लोगों ने निकाला, वो क्या था, हाफ mr²। था कि नहीं भाई, बिल्कुल था। यहाँ पर आपकी मास हम m सपोज कर रहे हैं और ये रेडियस r, तो mr² कितना हो जाएगा, 3/2 mr²। बोलिए बताइए भाई, आया कि नहीं मजा, बिल्कुल आया, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डर हमारे मन में इंटर लेवल से बढ़ा हुआ है। हम कर नहीं सकते, हम क्यों नहीं कर सकते, हम इंसान ने बनाया, इंसानों के लिए ही बनाया, तो इंसान हम भी हैं, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए अब कोई और एक्सिस ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि अब हम टेंजेंशियल एक्सिस ले रहे हैं लेकिन परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू डायमीटर। मतलब अब मैं कैसा ले रहा हूं, अब मैं टेंजेंशियल तो ले रहा हूं, टेंजेंट तो हो गया, लेकिन अब इसके डायमीटर कैसे होगा भाई, डायमीटर ऐसे होगा ना, तो इसके परपेंडिकुलर होगा हमारा एक्सिस। तो हमारा एक्सिस अब कुछ इस तरीके से होगा, है ना। तो अब हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। मान लीजिए ये टी है, तो अब क्या कर लीजिए, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए, और वो लाइन कहां से पास हो, एक्सिस कहां से पास हो, सेंटर ऑफ मास से पास हो। तो सेंटर ऑफ मास इसके एक्सिस सेंटर पे लाई करेगा। तो आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगी, ICM सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे बताओगे, ये आपकी परपेंडिकुलर z एक्सिस है। जैसे अभी स्टार्ट किया था तो z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था कि नहीं, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक्सिस कौन सी है। तो यहाँ एक्सिस आपकी ये है, तो इसके लिए हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हो जाएगी, और m आपकी टोटल मास यहाँ पे सपोज किया जाएगा स्मॉल m ले लीजिए, और r इसकी रेडियस तो mr², क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेनी है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2mr²। तो इस तरीके से जब भी हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलेंगे हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगी, और आपको अब शायद आइडिया लग गया होगा कि हमें कब कौन सी थ्योरम लगाने की जरूरत है। चलिए अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, जो आपके डर का, मन का फोबिया है, जिससे आप डरते रहते हैं और नहीं हो पाता, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि GIC में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आने वाले हैं। और अगर आपका फंडा क्लियर है तो आप 1 मिनटों में क्वेश्चन लगा लेंगे, जैसे आपने यहाँ पर किया। कुछ क्वेश्चन मैं ग्रुप में शेयर करूंगा जहाँ पे आप जाके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर उसमें भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा, मैं 100% आपका सोल्यूशन चाहे टेक्स्ट फॉर्म में चाहे वीडियो फॉर्म में आपके पास जरूर पहुँचेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल पे 9th 10th 11th 12th की फिजिक्स, साथ ही साथ ग्रेजुएशन लेवल की फिजिक्स अवेलेबल है। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग अगर हों, निडी हों, जिनको पढ़ने की आवश्यकता हो, उनको आप हमारे चैनल के बारे में अगर बताएंगे तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद रहेगा। लेकिन प्लीज़ आप ज़रूर बताइए, क्योंकि बड़ी मेहनत की जा रही है
हमारी तरफ से। चलिए आज के लिए इतना ही। आपका बहुत समय न लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।